नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक घर ऐसा भी। वृद्धाश्रम के गेट पर कार के रुकते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ जी प्लीज आप घर वापस चलो। उसकी सिसकियों की आवाज में आगे की बात गुम हो गई थी। सास ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा तुम उदास मत हो, मैं कोई तुमसे रूठ कर थोड़े ही ना वृद्धाश्रम रहने आई हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, मैं आपके बगैर वहाँ कैसे रहूंगी। लता कुछ नहीं बोली, केवल अपनी बहू तान्या के सिर को सहलाती रही। कार का दरवाजा शुभम ने खोला था। उसने सहारा देकर अपने पिताजी को कार से बाहर निकाला, फिर पीछे बैठी अपनी माँ की ओर देखा। माँ उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी और तान्या बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। माँ आप यहाँ कैसे रह पाएंगी? कुछ देर यहाँ घूम लो, फिर हम साथ वापस लौट चलेंगे। शुभम ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था ताकि उसकी माँ उसके बहते आंसुओं को ना देख सके, पर पिता की नजरों से उसके आंसू कैसे छिप सकते थे। शुभम तुम रो रहे हो? अरे हम तो यहाँ रहने आए हैं और कोई दूर भी नहीं है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। हम साथ में मिलकर यहाँ रह रहे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। पर बाबूजी आप लोगों के बगैर हमें अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। शुभम अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर शांति छाई रही, फिर लता ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम के गेट से अंदर आ गई। उनके पीछे पीछे तान्या और शुभम उनका सामान हाथ में उठाए चल रहे थे। तान्या माँ बाबूजी का सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया था ना? हाँ, मैंने माँ जी से पूछकर सामान बैग में जमा दिया था। और वह माँ जी की दवाई? हाँ, वह भी कम से कम 2 महीने के हिसाब से रख दी है। फिर जब हम आएंगे तो और लेते आएंगे। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौटने से पहले शुभम ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की थी और उन्हें बाबूजी की देखभाल करते रहने का अनुरोध किया था। वह कुछ पैसे भी उनके पास छोड़कर आया था। कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें दे देना, मेरा नाम बताए बगैर। मैनेजर शुभम को श्रद्धा के भाव से देख रहा था। यहाँ जो भी बुजुर्ग आते हैं वे अपने बेटे और बहू द्वारा सताए हुए होते हैं, पर तुम तो बिल्कुल अलग ही हो शुभम। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि माँ और बाबूजी यहाँ रहें। उनकी ही जिद के कारण उनको यहाँ लाना पड़ा। मालूम नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैनेजर बोला, तुम लोग जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। शुभम और तान्या भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकले। वो चाहता था कि लौटते समय एक बार माँ और बाबूजी से मिल ले, पर तान्या ने रोक दिया था। लता और किशनलाल आश्रम की खिड़की के झरोके से शुभम और तान्या को लौटते हुए देख रहे थे। बहुत उदास हैं दोनों। हाँ लता, मगर हमने उन्हें छोड़कर कोई गलती तो नहीं की? पहली बार किशनलाल के चेहरे पर सिकन दिखाई दी थी। लता ने पलटकर अपने पति की ओर देखा। नहीं, हम कोई नाराज होकर थोड़े ही ना आए हैं। जब हमें लगेगा कि यहाँ मन नहीं लग रहा है तब हम अपने घर लौट चलेंगे। लता ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। किशनलाल कुछ नहीं बोले। वृद्धाश्रम आने का निर्णय उनका था। उनका मित्र संजीव यहाँ रह रहा था। संजीव को तो उनका बेटा ही आश्रम में छोड़कर गया था। देखो पिताजी, आप हमारे साथ सूट नहीं होते, इसलिए आप यहाँ रहें। जितना खर्चा लगेगा मैं देता रहूंगा। संजीव अवाक उनकी ओर देख रहे थे। बेटा इसमें सूट नहीं होता का क्या मतलब? माँ बाप तो अपने बेटों को पालते ही इसलिए हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। होता होगा, पर हम लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। संजीव कुछ नहीं बोला और चुपचाप वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करने लगा। उन्होंने अपने मित्र किशनलाल को जरूर बताया था, यार अब हम मिल नहीं पाएंगे। किशनलाल को आश्चर्य हुआ। क्यों? मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहा है। वृद्धाश्रम? पर क्यों? संजीव कुछ नहीं बोला। किशनलाल ने उसे कहा, देखो संजीव, हम तो मिलेंगे ही, यहाँ नहीं तो वृद्धाश्रम आकर मिलूंगा। अरे नहीं किशनलाल, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, तुम उसके साथ खुश रहो। संजीव की आंखें बरस रही थी।
बहुत छिपाने के बाद भी उनकी सिसकियां किशनलाल तक पहुंच चुकी थी। किशनलाल ने संजीव से मिलने वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दिया था। वे दिन भर वहां रहते और संजीव के दुख को हल्का करते, वहां रह रहे और वृद्धजनों से भी मिलते। किशनलाल जब भी वृद्धाश्रम आते अपने साथ खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर आते। सारे लोगों के साथ बैठकर खाते और मस्ती करते। किशनलाल को वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था। कई बार वे अपनी पत्नी लता को भी लेकर आते। शुभम, मुझे कुछ पैसे दोगे? जी बाबूजी, कितने पैसे दूं? यही कोई 5 लाख रुपए। किशनलाल बोल पड़े। जी बाबूजी, मैं चेक दे दूं कि नकद दूं? किशनलाल को इस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि शुभम ने उनसे यह नहीं पूछा कि इतनी सारी रकम की उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। शुभम कभी भी अपने पिताजी से कोई सवाल करता ही नहीं था। वे जो कह देते उसे उनका आदेश मानकर तत्काल उसकी पूर्ति कर देता था। चेक दे दे। जी बाबूजी। शुभम ने तुरंत ही चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। नालायक, यह तो पूछ लिया होता कि मुझे 5 लाख क्यों चाहिए। मैं आपसे भला कैसे पूछ सकता हूँ? आपको पैसे चाहिए तो कोई अच्छे काम के लिए ही चाहिए होंगे। हाँ, वह तो ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ एक वृद्धाश्रम है ना, मैं वहाँ एक कमरा बनवा रहा हूँ। जी, यह तो अच्छी बात है बाबूजी, और पैसे चाहिए तो बता देना। शुभम इससे अधिक कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। शुभम उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वे सरकारी अधिकारी थे तो शहर शहर उनका ट्रांसफर होता रहता था, पर जब भी रिटायर हुए तो अपनी जन्मभूमि में ही आकर रहने लगे। शुभम को पढ़ाया और इंजीनियर भी बना दिया, पर उसे नौकरी पर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसके लिए बड़ा सा व्यापार खुलवा दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। उसकी शादी तान्या से हुई। तान्या बेटी बनकर ही घर आई। वे और लता भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते और तान्या भी उन्हें सास ससुर ना मानकर माँ पिताजी ही मानती। शुभम अपनी दुकान पर चला जाता और लता और तान्या अपने में ही उलझे रहते, तो किशनलाल अपने दोस्त संजीव के साथ अपना टाइम काटते। रात में सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते और दिन भर की गतिविधियों की चर्चा करते। ऐसा कभी कभार ही होता जब रात में खाने की टेबल पर सभी साथ ना हो। बाबूजी और माँ आपके साथ बैठकर खाना ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रे, बड़ा हो गया पर अभी भी छोटे बच्चे जैसा करता है। ले, एक रोटी और ले। लता का लाड़ टपक पड़ा। नहीं माँ, अच्छा दे ही दो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे। लता प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो वह उनके आंचल से चिपक जाता। किशनलाल इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते कि भले ही उनके एक ही बेटा है, पर वह बेटा श्रवण कुमार बनकर उनकी सेवा करता है। किशनलाल वृद्धाश्रम में संजीव के साथ ही अपना ज्यादातर समय काटते। कई बार लता भी उनके साथ वहां जाती। वृद्धाश्रम में उनका मन लगने लगा। किशनलाल ने शुभम से पैसे लेकर 2 कमरे बनवा लिए। एक कमरा तो अपने संजीव को रहने के लिए दे दिया, पर दूसरा कमरा खाली था। उन्होंने वहां रह रहे वृद्धजनों से भी आग्रह किया, पर वे अपने कमरों में खुश थे। वह कमरा बंद ही था। इस बंद कमरे को देखकर ही उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वे और लता यहाँ रहने लगे, और जैसे वे यहाँ संजीव से मिलने आते हैं वैसे ही वे वहां शुभम से मिलने चले जाया करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को लता के साथ भी साझा किया। हाँ, यह तो अच्छी बात है, पर शुभम इसके लिए तैयार होगा? और वह मेरी बेटी तान्या, वह तो सारा घर अपने सिर पर उठा लेगी। लता जानती थी कि तान्या उनसे दूर नहीं रह सकती। वह आम बहुओं के जैसे थोड़े ही है जिनके लिए सास से दर्द होती है। किशनलाल भी इस बात को जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। किशनलाल और लता ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली। कई बार तो वे रात में वहीं रह जाते। शुभम और तान्या झुंझला जाते, पर वे कुछ नहीं बोल पाते थे। शुभम और तान्या को अपने माता पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। तान्या, कोई बात तो नहीं हो गई है? माँ बाबूजी आजकल वृद्धाश्रम में कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं।
उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं तो, पर यह तो सच है कि वे अब वहां कुछ ज्यादा ही रुकने लगे हैं। तान्या का स्वर भी उदास था। वे अपने माता पिता से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन उनके पिता ने ही उनसे कह दिया, शुभम, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम रहने चले जाएं। शुभम के साथ साथ तान्या भी चौंक गई थी। अरे बाबूजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? उनका चेहरा रुआसा हो गया था। नहीं, तू तो मेरा बेटा है, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो उसके लिए मेरे हाथ में डंडा है ना। किशन लाल जानते थे कि वे जब भी इस बात को कहेंगे तब शुभम की प्रतिक्रिया ऐसी ही आएगी। फिर बाबूजी, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं अपने बेटे को छोड़कर? अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? हम वहां केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम अपने जैसे लोगों के साथ अपना समय काट सकें। हमें वहां बहुत अच्छा लगता है, इस कारण से भी। यह क्या बात हुई बाबूजी? तुम नहीं समझोगे। इतना समझ लो कि हमने तय कर लिया है कि हम वहां जाएंगे। माँ को क्यों ले जा रहे हैं आप? इस उम्र में मैं अपनी पत्नी से कैसे दूर रह सकता हूँ? हम दोनों जाएंगे। अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। जानबूझकर किशनलाल ने जोर से बोला था ताकि वे अपने बेटे के प्रश्नों से बच सकें। उनके पास उस प्रश्नों का कोई उत्तर था भी नहीं। शुभम की आंखों से आंसू बह निकले थे। तान्या तो भागकर अपने कमरे में जाकर सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। शुभम और तान्या अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया भी, पर वे नहीं माने। तो आखिरकार उन्हें कुछ दिनों के लिए जा रहे ऐसी संभावनाओं के साथ वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। किशन लाल और लता जानते थे कि शुभम के लिए ऐसा करना कठिन होगा, पर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे अपने बेटे और बहू के साथ रह तो बहुत अच्छी तरह से रहे थे। बेटा और बहू उनका बहुत ध्यान भी रखते थे, पर इसके बाद भी वे एकाकी बने हुए थे। शुभम से वे बात कर पाते थे और शुभम भी उनसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। यह स्थिति लता की भी थी। वृद्धाश्रम में उनका एकाकीपन दूर हो जाता था। यहाँ वे बहस कर लेते, लड़ लेते और मस्ती भी कर लेते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जिस शाही अंदाज में व्यतीत किया था, वैसे जीवन से वे निराश हो चुके थे। किशन लाल और लता को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया था। शुभम और तान्या नियमित उनसे मिलने आते थे और कई बार वे त्योहार पर उन्हें घर भी ले जाते थे। आपके बिना तीज त्योहार अच्छे नहीं लगते, आपको चलना ही पड़ेगा। तान्या की जिद के आगे लता समर्पण कर देती और वे 1-2 दिनों के लिए घर चले जाते, पर तुरंत ही लौटकर आश्रम आ जाते। उनका मन आश्रम में अच्छी तरह लग चुका था। वे यहाँ मुक्त भाव से रहते थे। शुभम और तान्या ने भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया था। आज ही वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया था कि तान्या बाथरूम में फिसल गई है और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। यह सुनते ही लता की आंखों से आंसू बह निकले। अरे, शुभम ने बताया ही नहीं। उनकी नाराजगी अपने बेटे के प्रति बढ़ रही थी। ऑटो उनके मकान के सामने आकर रुक गया था। ऑटो से सबसे पहले किशनलाल उतरे, फिर लता। दोनों कुछ देर तक अपने मकान को यूं ही देखते रहे। बहुत दिनों के बाद वे अपने घर आए थे। उनके हाथ में केवल एक ही थैला था। गेट को पार कर जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुंचे, उन्हें तान्या बेड पर लेटी दिखाई दे गई। लता ने बहू को निहारा। तान्या कुछ दुबली लग रही थी। उसके पैर में बंधा प्लास्टर दिखाई दे रहा था। लता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। बहू, उसकी आवाज में मिठास भरी थी। तान्या को झपकी लग गई थी, पर उसने कदमों की आहट को सुन लिया। पर जैसे ही उसके कानों में बहू शब्द गूंजा, वह हड़बड़ा गई। यह तो माझी की आवाज है। उसने आंखें खोल ली। माझी को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें बरस गईं। उसने उठने की कोशिश की। रहने दो बहू, सोई रहो। लता उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो बिटिया? अब की बार किशनलाल ने उसे पुकारा था। बाबूजी, तान्या की सिसकियों भरी आवाज कमरे में गूंज गई। शुभम शायद अंदर था, वहीं उसने तान्या के सिसकने की आवाज सुनी।
वह दौड़कर बाहर आया तो सामने अपने पिताजी और माँ को देखा। बाबूजी, वह उनसे लिपट गया। किशनलाल उसे अपने सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और लता तान्या के सिर को सहला रही थी। अबे नालायक, जब बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया इसकी सूचना भी तुमने मुझे देना जरूरी नहीं समझा? किशनलाल की आवाज में कठोरता थी। हाँ बेटा, तुझे हमें बताना चाहिए था, यह तो तेरी गलती है। लता का स्वर भी नाराजगी भरा था। क्या करूं बाबूजी, अब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। आपको दुख होता यह सोचकर आपको नहीं बताया। यह तो गलत है बेटा। मैं घर से भले ही दूर चला गया हूं, पर तुम तो अपने से ही हमें दूर करने में लगे हो। किशनलाल का स्वर भीग गया था। बहुत देर तक दोनों सुख दुख की बातें करते रहे। सुनो बेटा, अब जब तक बहू के पैर का प्लास्टर नहीं उतर जाता तब तक लता यहीं रहेगी और मैं कल सुबह ही आश्रम चला जाऊंगा। आप भी क्यों नहीं रुकते यहाँ? वैसे भी आपने बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए ही आश्रम जा रहे हैं। अब तो बहुत दिन हो गए। नहीं बाबूजी, अब हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। शुभम ने जोर से किशनलाल को जकड़ लिया। देखो बेटा, आश्रम तो हमको जाना ही होगा। हमने वहां का कमरा नहीं छोड़ा है। वैसे भी वहां रह रहे सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, पर लता अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, तान्या के स्वस्थ होने तक। शुभम कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि बाबूजी उसकी बात नहीं मानेंगे। सुबह जल्दी ही किशनलाल अपना थैला उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। जाते जाते लता को बोल गए थे, देखो बहू के स्वस्थ होते ही तुम आ जाना, वहां तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। लता के गालों में लालिमा दौड़ गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।